और बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि दिल्ली से है, राजधानी से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है और भलस्वा लैंडफिल साइट में यह भीषण आग लगने की खबर आई है। आसपास के इलाके में पूरा धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं ताकि आग को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। और यह आप तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है। भलस्वा लैंडफिल है जहां पर ये आग लगी है। आसपास धुएं का काला गुबार देखने को मिल रहा है और लोगों को जो आसपास जो रिहायशी अगर इलाका है तो वहां लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। दिल्ली में आग का तांडव और यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो पहुंची हुई हैं। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है, फायर टेंडर पहुंचे हुए हैं जो कि आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली से ये खबर, राजधानी से आपको बता रहे हैं। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है और यहां भी दिल्ली में भी भलस्वा लैंडफिल में आग का तांडव देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती हमले का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही वैन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है तभी घात लगाए खड़ी महिला सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा देती है। देखिए तस्वीरें ध्यान से, ये देखिएगा और ये ऐसे धमाका होता है। कराची यूनिवर्सिटी आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी BLA मजीद ब्रिगेड ने ली है। इस हमले को बलूच महिला आत्मघाती शहरी ने अंजाम दिया है जिसका फोटो भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 2:30 बजे कराची यूनिवर्सिटी में हुए आत्मघाती हमले में 4 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं एक चीनी नागरिक समेत कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। मरने वालों की पहचान कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुआंग गुइपिंग, डिंग मोपेंग, चेन सा और ड्राइवर खालिद के रूप में हुई है। चलिए बढ़ते आगे। चुनावों में लगातार मिल रही करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को 2024 के लिए तैयार कर रही है। इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी, लेकिन मंगलवार को पीके ने कांग्रेस को झटका दे दिया। पीके ने कांग्रेस के ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया। प्रशांत किशोर और कांग्रेस में नहीं बनी बात। पीके ने ठुकराया सोनिया का ऑफर। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया। पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पर ब्रेक लगा दिया। अपने ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने EAG का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। मतलब साफ है कि पीके को कांग्रेस का ऑफर पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया। पीके के इनकार के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और उन्हें तय जिम्मेदारियों के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके सुझावों की सराहना करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था। फिर सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में आने से पहले बाकियों का साथ छोड़ने को कहा था। मतलब साफ है कि दोनों को एक दूसरे का फॉर्मूला रास नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मंगलवार सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। राजद्रोह और अन्य आरोपों में गिरफ्तार नवनीत राणा ने न्यायिक हिरासत में बदसलूकी के आरोप लगाए थे, लेकिन इसके जवाब में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी कर दिया। सांसद राणा के आरोपों के बाद
गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से तलब की थी। आरोपों में राणा ने मुंबई की खार पुलिस पर गिरफ्तारी के बाद बदसलूकी का आरोप लगाया था। तो साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी। या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। उसके अलावा वो राहत मिली नहीं। वो तो हर एक आदमी कुछ न कुछ सुनील चाहता है कि राहत मिले। जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर में राहत मिले। कभी कभार देर आए दुरुस्त आए। कभी कभार कोरोना महामारी के खिलाफ अब भारत की लड़ाई और मजबूत होने जा रही है, क्योंकि अब 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। कोरोना टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। क्या हैं ये फैसले, चलिए आपको बताते हैं। पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका, कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स को मंजूरी। कोरोना टीकाकरण अभियान और व्यापक। कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत। कोरोना टीकाकरण अभियान में जल्द ही 5 साल से ऊपर आयु के बच्चों को शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत। 6 से 12 साल आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 साल आयु वर्ग के लिए कॉर्बीवैक्स, 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के लिए ज़ाइकोव डी की 2 डोज के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अभी बच्चों के लिए कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला है। इस फैसले से 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण का रास्ता भी साफ हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि किस आयु वर्ग के लिए अभी कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है। 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को अभी कॉर्बीवैक्स ही लगाई जाएगी। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे को कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स लगवा सकते हैं। 12 से 14 साल के बच्चे कॉर्बीवैक्स के अलावा अब ज़ाइकोव डी भी लगवा सकेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों के पास अब कोवैक्सीन और ज़ाइकोव डी का ऑप्शन है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, ज़ाइकोव डी लगाई जा रही है। 18 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज का विकल्प भी मौजूद है। 60 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए सरकारी टीका केंद्रों पर बूस्टर डोज निःशुल्क है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 16,000 का आंकड़ा पार कर गई है। चौथी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। ऐसे में 5 साल से ऊपर आयु वाले बच्चों के लिए टीके की मंजूरी बहुत अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉल कर शिवम से बातचीत की है। शिवम कौन है? आपको याद होगा कि खरगोन का मामला जो है, इसमें शिवम जख्मी हुए थे और अब उनकी स्थिति ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल कर बात की है और ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आपको बता दें कि कृषि मंत्री कमल पटेल भी इस दौरान मौजूद थे। खरगोन हिंसा में शिवम जख्मी हुए थे और उनका इलाज जो चल रहा है उसका पूरा खर्च सरकार उठा रही है। इस बात का सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और कृषि मंत्री कमल पटेल जो हैं वो खरगोन के प्रभारी मंत्री भी हैं। तो ऐसे में शिवम से मुख्यमंत्री ने फोन पर न केवल बातचीत की बल्कि उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और कहा कि फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक होकर घर पहुंचे। मुख्यमंत्री जी से, मामा जी से मेरी बात करा ना, ये लो बात कर लो। हाँ शिवम, कैसे हो? क्या खाया?
फुली खाई। अरे वाह, फुली मुझे बहुत पसंद थी। पहले तुम्हें पता है हम दूध में फुली खाते थे गाँव में। ठीक है भैया, बाकी पूरी मदद करेंगे, साथ खड़े हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी से, मामा जी से मेरी बात करा ना। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जब से सबका साथ सबकी संभाल का दावा खेला, उसके बाद से ये लग रहा था कि एमपी में कमलनाथ के फैसलों को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे अरुण यादव भी अब पार्टी के दायरे के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन महीने भर के भीतर ही अरुण यादव ने झटका दे दिया। इंदौर में बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रम में अरुण यादव की मौजूदगी सियासत का नया सवाल बन गई। सवाल ये कि क्या ये राज्यसभा सीट के लिए यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं? इंदौर के कार्यक्रम में अरुण यादव के बगलगीर बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी हैं और संघ के प्रांत प्रचारक प्रमुख विनय दीक्षित के साथ बीजेपी नेता गोविंद मालू भी। संघ बीजेपी के आयोजन में अरुण यादव का क्या काम, ये सहज सवाल और गहरा हो जाता है उस संदर्भ के साथ जिसमें हिंदू महासभा से जुड़े बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने के बाद सबसे पहला ऐतराज अरुण यादव की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था कि उनकी आरएसएस विचारधारा को लेकर लड़ाई लाभ हानि के बजाय चलती है और वो भी सड़कों पर। यादव के इस विचार के बाद ये व्यवहार सियासत में सवाल तो बनेगा कि संघ बीजेपी की संगत यादव की क्या नई सियासत है? क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने ढंग से दबाव बना रहे हैं अरुण यादव? समाज संगठित रहे, ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बीजेपी का कार्यक्रम देखिए, आप राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें, शहीदों को याद करने का प्रोग्राम, उसमें सभी लोग आए, सभी दल के लोग हैं। खास बात यह है कि अरुण यादव के इस संघ बीजेपी के आयोजन में भागीदारी को लेकर उनसे ज्यादा संभाल बीजेपी की तरफ से आई, इस दलील के साथ कि कार्यक्रम सियासी नहीं सामाजिक था। वो समाज का कार्यक्रम था, वो समाज के सभी लोगों को उन्होंने, और पार्टी के हिसाब से उन्होंने किसी को सांसद के रूप में बुलाया या विचारक के रूप में विनय दीक्षित जी को बुलाया संघ के, तो किसी और वो 75 में अमृत महोत्सव को लेकर यादव समाज के जो वीर हुए हैं, योद्धा हुए हैं, उनके बारे में एक कार्यक्रम था। शहीद भी हुए हैं जिन्होंने वीरता से परम वीर चक्र प्राप्त किया है। उधर अरुण यादव का ये सियासी स्टंट कांग्रेस के गले में फांस की तरह अटका है। अभी मेरे घर पे ही परशुराम जयंती पे निमंत्रण देने आलोक शर्मा या गिरीश शर्मा आया, तो ऐसा तो ही नहीं कि मैं उनकी पार्टी जुड़ा। एक सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं, उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। और रही सवाल राज्यसभा की सीट की, तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, ये सब तय करेंगे, सबको मान्य होगा। एमपी की सियासत में सुर्खियां बटोर रही ये तस्वीर कई सारे सवाल छोड़ गई है। क्या ये वाकई केवल एक समाज के कार्यक्रम में अलग अलग सियासी हस्तियों की एक साथ मौजूदगी का इत्तेफाक है, या जो तर्जुमानी की जा रही है इस तस्वीर की कि ये तो अरुण यादव की प्रेशर टेक्निक्स हैं? इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद बड़ी खबर है। रेल यात्रियों को राहत प्रदान की गई है रेलवे की तरफ से, क्योंकि 20 ट्रेनें आपको मालूम है, 23 ट्रेनें आपको मालूम है कि इनका परिचालन 1 महीने के लिए बाधित कर दिया गया था। अब इनमें से 3 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, इन ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। 23 ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द किया गया था। ट्रेनों को रद्द करने के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला था। सीएम भूपेश बघेल ने खुद रेल मंत्री से ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। तो 23 में से 3 ट्रेनें जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। 3 ट्रेनें चलेंगी। छत्तीसगढ़ के जो लोग परेशान हो रहे थे उनके लिए एक राहत भरी खबर कि 3 ट्रेनें तो कम से कम चलने वाली है, जिसमें आपको बता दें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस और सिकंदराबाद एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेनें जो हैं इनको बहाल कर दिया गया है। बढ़ते आगे, मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी के शौर्य प्रशिक्षण शिविर के दौरान शौर्य संचलन निकाला गया।
इसमें दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता हाथ में तलवार और लाठी के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकली और वंदे मातरम के नारे लगाए। बताएं कि बंजारी बालाजी मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जो 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगा। इस वर्ग के तहत दुर्गा वाहिनी की महिला कार्यकर्ताओं ने 7 दिवस तक शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण और समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से तैयार रहना चाहिए, इसका प्रशिक्षण लिया था। इसी वर्ग में आपको बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए थे और उन्होंने भी अपनी तलवारबाजी के गुर यहां दिखाए थे। ये प्रशिक्षण 7 दिन का दिया जा रहा था, 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। क्या लक्ष्य है? बहनों को आत्मनिर्भर बनाना। आज क्या किया गया? आज यहाँ पर बहनों के द्वारा जो भी वहाँ पर उन्होंने सीखा है, उसका शौर्य संचलन हम लोगों ने निकाला है। जो कुछ भी यहाँ सिखाया है, ये अपनी आत्म सुरक्षा स्वयं कर पाए। खुद की सुरक्षा करेंगी तो समाज की सुरक्षा होगी, समाज की करेंगी तो देश की भी सुरक्षा होगी। तो यही बहनें समाज में जाए और जो प्रशिक्षण इनको यहाँ मिला है वो शक्ति साधना केंद्रों के माध्यम से जहाँ जहाँ भी ये बहनें रहती है, वहाँ जिले, नगर, ग्राम तक यह प्रशिक्षण बहनों को दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 शहरों की आग से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक खरगोन की तस्वीर जहां पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। वजह इसके पीछे बताई गई शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से आग लगी और धूं कर हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर वक्त रहते पहुंच गई और आग को काबू में कर लिया गया, वरना कितनी बड़ी घटना हो सकती थी इसको समझा जा सकता है। पेट्रोल पंप के पास ही आग लगी थी। भिंड की बात करें तो यहां पर यात्री बस आग की चपेट में आ गई। नेशनल हाईवे 92 पर यह बस धूं कर जल उठी। बताया यह जा रहा है कि बस में 2 बाइक रखी थी और इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और फैल गई। हालांकि बस के ड्राइवर और मालनपुर टीआई ने अपनी सजगता दिखाई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन बस में सामान जो रखा हुआ था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बस भिंड से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, इसी दौरान ही हादसा हुआ। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अमित शाह एमपी को देंगे